भीमराव अंबेडकर को तो हालांकि इसका श्रेय मिला, बहुत मिला, किंतु मुझे नहीं लगता है कि बीएन राव के साथ इतिहास ने न्याय किया है। बीएन राव वास्तव में जिस सम्मान के अधिकारी थे उनको वो सम्मान नहीं मिला। भीमराव अंबेडकर को तो आगे चलकर भारत रत्न भी दिया गया, किंतु सोचिए बीएन राव को इस लायक भी नहीं समझा गया कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 में भारतीय संविधान को 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इन 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी आज भी भारतीय राजनीति में ये बहुत ही ज्वलंत और विवाद का विषय बना हुआ है कि आखिर भारतीय संविधान का वास्तविक निर्माता कौन है, बीएन राव या भीमराव अंबेडकर। वैसे तो विद्यार्थियों, भीमराव अंबेडकर के बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, किंतु भारत में बहुत कम लोग बीएन राव के बारे में जानते हैं। बीएन राव कौन थे और भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी क्या भूमिका थी, आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम पहले जान लें कि बीएन राव की भूमिका क्या थी, उसके बाद अंत में हम ये निर्णय लेंगे कि आखिर भारतीय संविधान का वास्तविक निर्माता कौन है। बीएन राव का पूरा नाम बेनेगल नरसिंह राव था और उनका जन्म 26 फरवरी 1887 को कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता बहुत ही कुशल चिकित्सक थे और उनके मामा मैथमेटिशियन थे। उनकी ही दिशा निर्देशन में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। बीएन राव प्रारंभ से ही कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे, अत्यंत प्रतिभाशाली थे। हाई स्कूल में उन्होंने पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में टॉप किया था। आगे चलकर 1905 में उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उन्हें भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने गए। ये वही समय था जब ट्रिनिटी कॉलेज से जवाहरलाल नेहरू भी पढ़ रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने जब उन्हें देखा तो वे अत्यंत प्रभावित हुए बीएन राव से, और इसका जिक्र उन्होंने अपने एक पत्र में किया है। जब उन्होंने अपने पिता मोतीलाल नेहरू को एक पत्र लिखा तो कहा कि ये ब्राह्मण लड़का अत्यंत कुशाग्र बुद्धि का स्वामी है, इसे मैं केवल कक्षा में देखता हूँ या लाइब्रेरी में देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये अपना हर पल जो है अध्ययन में बिताता है। तो आप सोचिए, जवाहरलाल नेहरू तक ने उनकी उस समय तारीफ की थी। आगे चलकर 1909 में उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। अब 1909 में उनके समक्ष दो विकल्प थे कि एक वो आगे फेलोशिप ले और हायर एजुकेशन करे, और दूसरा विकल्प था कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करे। बीएन राव ने जो है दूसरे विकल्प को चुना और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज को 1909 में ज्वाइन किया। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस वर्ष इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम उन्होंने दिया उस समय केवल 50 सीटें थी और 50 सीटों में चयनित होने वाले बीएन राव अकेले भारतीय थे। आगे चलकर 1910 में उन्होंने भारत में आए और भारत में ही उन्होंने जो मद्रास के जो कमिश्नर थे उन्होंने मद्रास प्रांत में ही जो है नियुक्त किया। किंतु बीएन राव की ईमानदारी, सत्यनिष्ठा देखिए कि उन्होंने अपनी इस नियुक्ति को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उन्होंने निवेदन किया कि इस मद्रास प्रेसिडेंसी में ही मेरे पिता, मेरे रिश्तेदारों और मेरे दोस्तों की बहुत सारी ज़मीन आती है, अतः जब भी मैं यहाँ पर एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करूँगा, मैं निष्पक्षता को नहीं अपना पाऊँगा, अतः आप मेरी नियुक्ति कहीं और कर दीजिए। ऐसे बिरले उदाहरण मिलते हैं जहां पर कोई सिविल सर्वेंट ये कहे कि मेरी नियुक्ति मेरे प्रांत में मत कीजिए। और उसके बाद में उन्हें जो है बंगाल में नियुक्ति दी गई। आगे चलकर उनकी संपूर्ण सेवा काल जो है असम और बंगाल प्रांत में ही रहे। बीएन राव जो है बहुत ही शानदार जो है लोक सेवक थे और उनकी दिलचस्पी शुरू से ही जो है संविधान या संवैधानिक सिद्धांतों में रही। आगे चलकर 1919 में जब भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो ऐसे अधिनियम को भारत में क्रियान्वित करने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल के सचिवालय में एक रिफॉर्म ऑफिस बनाया गया। रिफॉर्म ऑफिस बेसिकली वो ऑफिस होता था जो गवर्नर जनरल को संवैधानिक मामलों में सलाह देता था, और बीएन राव को इसी रिफॉर्म ऑफिस में अपॉइंट किया ताकि वो गवर्नर जनरल को विभिन्न संवैधानिक मुद्दों पर संवैधानिक सलाह दे सके। आगे चलकर इस ऑफिस में वो 1921 तक रहे और फिर जो है बंगाल में और असम में विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। आगे चलकर बीएन राव ने जो है साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और 1935 का भारत शासन अधिनियम ड्राफ्ट हो रहा था तो उसमें भी बीएन राव ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हो गया तो पुनः भारत में गवर्नर जनरल के ऑफिस में ही पुनः एक रिफॉर्म ऑफिस बनाया गया। ये रिफॉर्म ऑफिस वही था जिसमें गवर्नर जनरल को विभिन्न संवैधानिक प्रश्नों के संदर्भ में संवैधानिक सलाह दी जाती थी, और इस ऑफिस में पुनः बीएन राव को बतौर ओएसडी अपॉइंट किया गया। यहाँ पर जो है 3 वर्ष तक उन्होंने अपनी सेवा दी। इस सेवा को देने के उपरांत वायसराय उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और संवैधानिक ज्ञान से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि आगे चलकर इंग्लैंड ने 1938 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। इसके बाद में 1939 से जो है 44 तक वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीश रहे और 1944 में ही वो सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त होने के बाद में
तेज बहादुर सप्रू ने उन्हें जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद हेतु जो है निमंत्रण दिया और जो है बीएन राव ने जो है जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद को संभाला। किंतु बीएन राव की जो है हरि सिंह से, राजा हरि सिंह से बहुत सारी बातों को लेकर मतभेद था और वो हरि सिंह की कार्यशैली से जो है पूर्णतः सहमति नहीं रखते हैं। अतः उन्होंने 1944 में ही जो 1944-45 में ही जो अपना त्यागपत्र दे दिया और पुनः आ गए। अब यहाँ पर जो है पुनः जो है जो वाइसराय ने उनके समक्ष जो है एक प्रस्ताव रखा कि आप क्या कीजिए, आप जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई। किंतु यहाँ पर बीएन राव ने वायसराय के इस निवेदन को पुनः विनम्रतापूर्वक अस्वीकार किया और बीएन राव ने कहा कि मेरा पूरा का पूरा जीवन जो है संविधान के अध्ययन में बीता है, संवैधानिक सिद्धांतों में, संविधान के विकास में और संविधान के ज्ञान में मैंने अपना काफ़ी समय दिया है। अतः मुझे ये बहुत खुशी होगी कि यदि मैं आने वाले भारत के संवैधानिक ढांचे का प्रारूप तैयार करूं या संविधान निर्माण में अपनी कोई भूमिका निभा सकूं तो मुझे ये कार्य करने में बहुत ही आनंद आएगा और जो है मैं अपनी योग्यताओं क्षमताओं का प्रदर्शन भी कर पाऊंगा। आगे चलकर वायसराय ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और उन्हें जो है पुनः रिफॉर्म ऑफिस में ही, गवर्नर जनरल के रिफॉर्म ऑफिस में ही उन्हें जो है ओएसडी के बतौर ओएसडी उनको अपॉइंट कर लिया। आगे चलकर 1 जुलाई 1946 को संविधान सभा के कार्यालय का गठन किया जाता है और ऐसे संविधान सभा के कार्यालय में बीएन राव को बतौर संवैधानिक सलाहकार के रूप में जो है वेवेल अपॉइंट करते हैं। जब वेवेल ने उन्हें अपॉइंट किया कि तुम जो है इस संविधान सभा के कार्यालय के संवैधानिक सलाहकार की भूमिका निभाओ, तो यहाँ पे बीएन राव ने जो है 2 शर्तें रखी। पहला ये कि जब मैं भारत के संविधान का निर्माण का कार्य करूंगा तो इसके लिए मैं 1 रुपए भी वेतन नहीं लूंगा। विद्यार्थियों, सोचिए कितने राष्ट्रवादी थे बीएन राव की संविधान निर्माण करने में जो उनके एडवाइजर की भूमिका थी, उसके लिए उन्होंने 1 रुपए भी वेतन नहीं लिया और उन्होंने कहा कि वो जब अपना कार्य करेंगे तो वो अपने पूरे कार्यालय का जो गठन जो है वो अपनी स्वतंत्रता से करेंगे, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बतौर वेवेल ने जो है उनको पूरी आज़ादी दी और इसके बाद में मतलब बीएन राव जो है इतने ज़्यादा कार्यकुशल थे कि जैसे ही संविधान सभा का कार्यालय बना वैसे ही उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। यद्यपि बीएन राव जानते थे कि ये 1946 का दौर है और राजनीतिक रूप से यहाँ पर विचारधाराओं में काफ़ी मतभेद है, कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग अलग डिमांड्स कर रहे हैं, अतः वह चाहते थे कि उनकी नियुक्ति में निष्पक्षता आए। तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ये निवेदन किया कि मेरी नियुक्ति जो है संविधान सभा के द्वारा की जाए और यह निवेदन को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के गठन के बाद में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा बीएन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह भी निवेदन किया कि मैं अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभाना चाहता हूं, अतः संविधान सभा के कार्यालय को दलगत राजनीति से दूर रखा जाए ताकि मैं पूर्ण ईमानदारी, निष्पक्षता और योग्यता से अपना कार्य कर सकूं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके इस प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया। जैसे ही जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का कार्यालय बना तो बीएन राव ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया, बिना इस बात के कि अभी संविधान सभा का गठन हुआ है या नहीं हुआ है। बीएन राव ने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करना शुरू कर दिया और लगभग उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर उन्होंने संवैधानिक दृष्टांत नाम से जो है एक किताब रूप दिया, जिसको 3 खंड में जो है प्रकाशित किया गया और ऐसी किताब को तैयार किया सितंबर 1946 में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसकी पूरी की पूरी प्रति बनाकर उन्होंने 6 दिसंबर 1946 तक विभिन्न संविधान सभा के सदस्यों में वितरित करवा दी। ये संवैधानिक दृष्टांत बेसिकली इसमें विभिन्न देशों के संविधानों का वर्णन था, उनकी मुख्य विशेषताएं थी, उनका तुलनात्मक अध्ययन था और भारत के संविधान निर्माण में उसकी क्या भूमिका हो सकती इसका वर्णन किया गया था। सोचिए, संविधान सभा का भी गठन भी नहीं हुआ है, उसके पूर्व में ही जो है विभिन्न देशों के संविधानों के आधार पर संवैधानिक दृष्टांत बना दिया था बीएन राव ने। बहरहाल 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके सभापति बनते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य का प्रस्ताव रखते हैं और ऐसा उद्देश्य का प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को पारित होता है। इसके पश्चात विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। तो यहाँ पर बीएन राव विभिन्न समितियों के जो है परामर्श से, समन्वय से, सहयोग से फाइनली जो है क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस रिपोर्ट को बनाने के पूर्व में भी बीएन राव क्या करते हैं, एक प्रश्नावली तैयार करते हैं। ठीक है, उस प्रश्नावली में विभिन्न प्रश्न होते हैं कि आप भारतीय संविधान कैसा चाहते हो, संसदीय शासन प्रणाली चाहते हो, अध्यक्षीय शासन प्रणाली चाहते हो, विभिन्न तरह के जो है प्रश्न थे और ये प्रश्नावली बनाई
प्लस उसमें संवैधानिक दृष्टांतों को शामिल किया गया और इसको संविधान सभा के सदस्यों के साथ साथ उस समय की केंद्रीय विधायिका और विभिन्न प्रांतों की विधानसभा या विधानमंडल को भी भेजा गया। और फिर इनसे जो उत्तर आए उन उत्तरों के आधार पर और विभिन्न समितियों के परामर्श के आधार पर फाइनली जो है बी.एन. राव जो है एक ड्राफ्ट रेडी कर लेते हैं और ऐसे ड्राफ्ट को वह संविधान सभा के सभापति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तुत करते हैं। अब इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त 1947 को यानी 29 अगस्त 1947 को एक प्रारूप समिति का गठन किया जाता है और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यहाँ पर उल्लेखनीय बात है कि जो ये ड्राफ्ट बी.एन. राव ने तैयार किया था इसमें 243 आर्टिकल थे और 13 अनुसूचियां थी और ये 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों पर ही आगे चलकर जो है भीमराव अंबेडकर और उनके नेतृत्व बनी प्रारूप समिति ने विचार किया। जब ये ड्राफ्ट प्रारूप समिति के पास चला गया इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.एन. राव को कहा कि आप एक काम कीजिए, आप विदेश जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, आयरलैंड जाइए और इन देशों के जो भी वहां के संविधानविद हैं, जो न्यायाधीश हैं, राजनीतिज्ञ हैं, उनसे इस विषय पर परामर्श लीजिए कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसा होना चाहिए। अक्टूबर से नवंबर 1947 के बीच में बी.एन. राव ने 22 देशों की लगभग 22 देशों की यात्रा करी और उन देशों की यात्रा करके वहां के जितने राजनीतिज्ञ थे, संविधानविद थे, न्यायाधीश थे, उनसे भारतीय संविधान की प्रकृति पर परामर्श मांगा कि कैसा संविधान बनना चाहिए, क्या ऐसी ऐतिहासिक गलतियां हुई जो इन राष्ट्रों से और हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारा परामर्श लिया और फाइनली नवंबर 1947 को जब बी.एन. राव वापस भारत आते हैं तो फिर वह प्रारूप समिति की बैठकों में लगातार शामिल होते हैं और अपने इस अनुभव को जो उन्होंने विदेशों से प्राप्त किया उस अनुभव को प्रारूप समिति से साझा करते हैं और इसके आधार पर फाइनली 21 फरवरी 1948 को हमारा फाइनल ड्राफ्ट बनकर आता है और ऐसे ड्राफ्ट को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप समिति प्रस्तुत करती है। ये जो ड्राफ्ट बनकर आया, जो प्रारूप समिति ने अब जो ड्राफ्ट बनाया, इसमें अब 315 अनुच्छेद थे। ध्यान देंगे कि बी.एन. राव ने जो ड्राफ्ट बनाया था उसमें 243 अनुच्छेद थे, किंतु जब भीमराव अंबेडकर ने जो ड्राफ्ट बनाया उसमें 315 अनुच्छेद थे। अब इस ड्राफ्ट को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के समक्ष रखा गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है क्या किया, इसमें जो है इसकी फर्स्ट रीडिंग की, सेकंड रीडिंग की, थर्ड रीडिंग की और इसमें बहुत सारे संवैधानिक संशोधन सुझाए और इन संशोधनों के आधार पर फाइनली जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जब पारित किया जाता है तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। किंतु इस निर्माण के दौरान मतलब विभिन्न संशोधन प्रस्ताव आए और इस निर्माण के दौरान भी बी.एन. राव जो है अपनी संवैधानिक भूमिका निभाते रहे। विभिन्न संवैधानिक प्रश्न आते रहे, द्वंद्व आते रहे तो वो उनका समाधान करते रहे। 26 नवंबर 1949 से ठीक एक दिन पहले जब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष अंतिम रूप से अपनी बात रखी तो उन्होंने इस पूरे संविधान निर्माण का श्रेय बी.एन. राव को कहा। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि इस संविधान निर्माण का श्रेय मुझे दिया जाता है किंतु इसके वास्तविक हकदार बी.एन. राव है, क्योंकि बी.एन. राव ही वो व्यक्ति हैं जो हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने ही एक संवैधानिक ढांचे की नींव रखी जिस पर प्रारूप समिति ने काम किया। यदि बी.एन. राव नहीं होते तो प्रारूप समिति का ये कार्य बहुत ही कठिन हो जाता। भीमराव अंबेडकर का यह भी कहना था कि इस पूरे संविधान का जो ढांचा जो है वो बी.एन. राव ने बनाया, प्रारूप समिति ने तो केवल उनको शब्द दिए हैं। तो सोचिए खुद भीमराव अंबेडकर ने बी.एन. राव के लिए शब्द कहे थे। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में भी इस बात को दोहराया कि यह संविधान जो है बिना बी.एन. राव के पूरा नहीं हो सकता था। उन्होंने बी.एन. राव की विद्वता, दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता और संवैधानिक ज्ञान की बहुत ही प्रशंसा करी। किंतु अफसोस की बात यह है कि ऐसी बात को सुनने के लिए और देखने के लिए बी.एन. राव मौजूद नहीं थे, क्योंकि बी.एन. राव ने जो है 1948 के अंत में ही जो है अपने संवैधानिक सलाहकार के पद से जो है त्यागपत्र दे दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास में बड़ा ही ये रोचक प्रश्न है
और बड़ा अनुसंधान का विषय है कि आखिर बी एन राव ने क्यों रेजिग्नेशन दिया जब वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर चुके थे और काफी अच्छी भूमिका निभा रहे थे, किंतु उन्होंने त्यागपत्र क्यों दे दिया, वो संविधान निर्माण तक क्यों नहीं रोके। अब ये बड़ा ही एक विवाद का प्रश्न है, अनुसंधान का प्रश्न है, इसको लेकर अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुई है। आगे चलकर जो है 49 में जो है बी एन राव जो है यूनाइटेड नेशन में जो है भारत के जो है स्थायी प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, वहां पर स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाते हैं। आगे जो है 51 में जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भी बनते हैं और 1952 से 53 तक वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश भी रहते हैं और 1953 में ही जो है नवंबर 1953 में जो है स्विट्जरलैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसमें खास और एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूंगा कि बी एन राव ने न केवल भारतीय संविधान का निर्माण किया है, अपितु वह म्यांमार के भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में बी एन राव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें एक दिलचस्प बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बी एन राव के एक भाई थे बेनेगल रामाराव, वो भारत के चौथे गवर्नर बने, आरबीआई के गवर्नर बने। और उनके एक और भाई थे बेनेगल सदाशिव राव करके है, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे और प्रथम लोकसभा के जो है सदस्य भी थे और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्रकार भी थे। तो दोस्तों ये है बी एन राव की कहानी। तो बी एन राव निसंदेह, अच्छा केवल भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो बहुत सारे संविधानविद हुए हैं, जैसे कि हम देखते हैं सर आइवर जेनिंग्स जैसे विद्वानों ने भी जो है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो निसंदेह रूप से हम देखते हैं कि बी एन राव ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संविधान के ढांचा बनाने में, प्रारूप समिति के सहयोग में और संविधान में विभिन्न प्रस्तावों को पारित करवाने में। अब आते हैं कि कौन है आखिर इसका वास्तविक निर्माता, जो हमारे विवाद का विषय है या हमारी चर्चा का विषय है, भीमराव अंबेडकर है या बी एन राव है। तो प्यारे दोस्तों, हम किसी भी मतलब अगर हम संविधान की बात करें तो मैं केवल संविधान की नहीं, मैं तो एक ओवरऑल दृष्टिकोण से भी बात करूं कि कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज या किसी भी देश का कोई संविधान कभी भी कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता है और न ही हम एक व्यक्ति को इसका पूरी तरह से श्रेय दे सकते हैं। ये संविधान वस्तुतः विभिन्न लोगों के अमूल्य समय से और उनकी दूरदर्शी से निर्माण हुआ है। इस संविधान को बनाने में निसंदेह रूप से भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है, बी एन राव की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, किंतु इसके अलावा जो है जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, के मुंशी है, मोहम्मद सादुल्ला है, गोपाल स्वामी अयंगर, ऐसे ढेरों लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया, विभिन्न विषयों पर वाद विवाद किया, संवाद किया, तब जाकर ये भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि हम संविधान का निर्माता किसी एक व्यक्ति को दें, न तो इसका श्रेय हम अकेले भीमराव अंबेडकर को दे सकते हैं, न ही इसका अकेला श्रेय हम बी एन राव को दे सकते हैं, अपितु इन सभी के सहयोग से ही हमारा क्या बना, संविधान बना है। भीमराव अंबेडकर को तो हालांकि इसका श्रेय मिला, बहुत मिला, किंतु मुझे नहीं लगता है कि बी एन राव के साथ इतिहास ने न्याय किया है। बी एन राव वास्तव में जिस सम्मान के अधिकारी थे उनको वो सम्मान नहीं मिला। भीमराव अंबेडकर को तो आगे चलकर भारत रत्न भी दिया गया, किंतु सोचिए बी एन राव को इस लायक भी नहीं समझा गया कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बी एन राव को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उनका इस देश के संविधान के निर्माण में बहुत ही निर्णायक भूमिका थी। अगर वो प्रारंभिक ढांचा, संवैधानिक ढांचा तैयार नहीं करते, क्योंकि देखिए संविधान सभा में सभी लोग संविधान के विशेषज्ञ नहीं थे। निसंदेह रूप से संविधान सभा में बहुत सारे वकील थे, किंतु वकील होना एक अलग बात है और संविधान का विशेषज्ञ होना अलग बात है और संविधान का निर्माण उससे भी बहुत अलग बात है। तो निसंदेह रूप से संविधान में बहुत सारे वकील थे, किंतु संवैधानिक ज्ञान को लेकर कहीं ना कहीं कमी थी और उस कमी को जो दूर किया था वो बी एन राव ने ही दूर किया था। इसलिए चूंकि संविधान निर्माण में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की है, उतनी ही भूमिका बी एन राव की भी है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चलो आपने संविधान बना भी दिया, आपने संविधान बना दिया, किंतु क्या होता यदि ये संविधान असफल हो जाता? मान लो 1950 में हमने भारतीय संविधान को बना दिया, लागू कर दिया, और अगर मान लो ये संविधान असफल हो जाता तो फिर इसका श्रेय कौन लेता? देखिए जनरली हमारा भारतीय संविधान हमारे देश को बहुत ही बेहतर तरीके से चला रहा है, ठीक है, और हर एक सफल चीज का श्रेय हर कोई लेना चाहता है, किंतु मान लो अगर ये संविधान असफल हो जाता तो इसका श्रेय कौन लेता? इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो श्रेय भी किसी एक व्यक्ति को देना चाहिए। और संविधान सफल होगा या असफल होगा, इसको तो हम लोग चलाने वाले लोग हैं। हमारी भारत की जनता को भी इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि हमारे देश की जनता ने ऐसे संविधान पर विश्वास जताया और ऐसे संविधान को विश्वास के साथ जिया और ऐसे संविधान को लागू किया। आज हम विश्व के तमाम अगल बगल के देशों को देखते हैं जहां संविधान
बनते हैं और संविधान टूट जाते हैं या संविधान को जो है नष्ट कर दिया जाता है या तख्ता पलट हो जाता है, किंतु भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही मजबूत रही और इस जड़ों को मजबूत करने में केवल भीमराव अंबेडकर या बीएन राव की नहीं, आगे चलकर नेहरू की भी भूमिका रही, लाल बहादुर शास्त्री की भूमिका रही और भी तमाम ऐसे लीडर्स हैं, इवन आज भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम लीडर्स हैं, इनकी भी लोकतंत्र को बनाने में और संविधान को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय न्यायपालिका की भी रही, क्योंकि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देकर संविधान की सदैव क्या की है, रक्षा की है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस विवाद में कोई दम है कि कोई एक ही व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है। मुझे लगता है कि सभी की इसमें बराबर भूमिका है। ये एक सामूहिक प्रयास था और इस सामूहिक प्रयास को जो सफल बनाया वो भारत की जनता ने बनाया है। हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ भी इसी बात से होता है कि हम भारत के लोग। तो ये संविधान किसने बनाया है? हम भारत के लोगों ने बनाया है और इसको बनाकर किसको सौंपा? अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को आत्मर्पित कर दिया है। तो जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये कहती है कि ये संविधान हम लोगों ने मिलकर बनाया है और बनाकर ही हमें सौंप दिया है, तो मैं और आप कौन होते हैं इस बात का निर्णय करने वाले कि भारतीय संविधान का वास्तविक निर्माता कौन है? तो मुझे लगता है ये प्रश्न बहुत ही अप्रासंगिक है और चूंकि ये एक राजनीतिक रंग ले लेता है, देश में विभिन्न राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक जो है नेता है जो कहीं ना कहीं इसका हम कह सकते हैं कि लाभ उठाना चाहते हैं, उठाना भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि भीमराव अंबेडकर को श्रेय नहीं मिलना चाहिए, किंतु किसी का अपमान देकर हम उसका श्रेय नहीं ले सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीएन राव को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हम बीएन राव को सम्मान दे रहे, इट डजंट मीन कि भीमराव अंबेडकर की भूमिका नहीं है, सबकी भूमिका है। हमें सबको सम्मान देना चाहिए, हमें सबको श्रेय देना चाहिए। ठीक है, तो अंततः मैं यही कहूंगा कि ये भारत का संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है, मिलकर बनाया है, अपनी सहमति से बनाया है और बनाकर इसे अपने आप को सौंप दिया है। थैंक यू सो मच।